हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो ये 4 टॉपिक है, इसमें जो पहला टॉपिक है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी के साथ जो दूसरा टॉपिक है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन, और तीसरा टॉपिक है हमारा रत्नागिरी बौद्ध स्थल, और चौथा जो है कलारी पयटट्टू। ये चारों टॉपिक जो है पिछले दिनों चर्चा में रही हैं, इस वजह से इन टॉपिक को हम जो है प्रारंभिक परीक्षा से महत्वपूर्ण देखते हुए इसको शामिल किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों टॉपिक से हम एक एक क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जैसा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, ठीक है। इसको जो है हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है, जिसको राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, यह भारत के 18 बड़े राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य से संबंधित है। मतलब कि इन राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य उनका क्या स्थिति है, और राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है, और राजकोषीय प्रशासन क्या है, उस सारे दृष्टिकोण को देखते हुए यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है क्या बेसिकली, ठीक है। ये वार्षिक प्रकाशन किया जाएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट हर साल जारी की जाएगी अब से, जैसे कि अभी जारी किया गया है जनवरी 2025 में, ऐसे ही अगले साल 2026 में भी जारी किया जाएगा, जिसमें राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की जाएगी कि राजकोषीय स्वास्थ्य उनका कैसा है और क्या मानदंड अपनाया जाए कि उनका राजकोषीय स्वास्थ्य और बेहतर हो, यानी राजकोषीय प्रशासन और शासन बेहतर हो, ठीक है। उसी प्रकार जो है राजकोषीय स्वास्थ्य पर ध्यान, जैसा कि मैंने बताया कि यह रिपोर्ट जो है भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करेगा। मतलब कि किसी राज्य में उसका राजकोषीय प्रशासन क्या है, राजकोषीय शासन क्या है, राजकोषीय हेल्थ का एज ए होल मतलब ये होता है। मतलब कि उसमें उसका आकलन करेगा, आकलन करके ये बताएगा कि वहां की स्थिति क्या है, ठीक है। डेटा संचालित अंतर्दृष्टि रिपोर्ट डेटा के आधार पर अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, जो राज्य स्तरीय नीतिगत निर्णयों का मार्गदर्शन करेगी, ठीक है। जो इसके बाद ये जो सूचकांक होगा, उससे जो डाटा प्राप्त होगा वो आगे क्या राज्यों से संबंधित रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य की राजकोषीय स्वास्थ्य या स्वास्थ्य खराब है, यानी वहां पे राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये डाटा को देखते हुए एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक ऐसी रणनीति बना पाएगी ताकि वहां के राजकोषीय स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सके, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि न्यूज को मैं बताते समय भी बताया कुछ कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि राजकोषीय शासन को बढ़ावा देना। राजकोषीय शासन क्या होता है? राजकोषीय शासन होता है कि वहां की बजट को इस प्रकार से बनाना कि घाटे में बजट का प्रबंधन इस तरीके से वहां का करना कि वहां राजकोषीय घाटा का प्रतिशत कम रहे, यानी राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है, राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है उसको राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है, मान लीजिए 4% के आसपास केंद्र सरकार का है, तो उसको प्राप्त हम लोग राज्य के स्तर पर भी कर पाए। इस प्रकार से राजकोषीय शासन हो, मतलब कि उसका जो आय व्यय है, आय और व्यय में संतुलन हो। आय व्यय में संतुलन होगा तभी राजकोषीय घाटा कुछ कम होगा, या जो हमारा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए राजकोषीय शासन को अगर राज्य स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, और एक संतुलन बना के ही हम इसको राजकोषीय शासन को
मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा राजकोषीय शासन में क्या होता है कि वहां पे बेरोजगारी को भी मेंटेन करना, गरीबी को भी मेंटेन करना एक राजकोषीय शासन में ही आता है। अगर बेरोजगारी कम रहेगी और जो है गरीबी कम रहेगी तो हमारा राजकोषीय घाटा भी कम होगा, ठीक है, या मेंटेन रहेगा या उसमें संतुलन रहेगा, ठीक है। उसी तरह आर्थिक लचीलापन बढ़ाना, राज्यों के जो आर्थिक लचीलापन, जैसे मान लीजिए कि राज्यों के पास बहुत ज्यादा पैसा है या बजट का ज्यादा एलोकेशन हो गया, तो उस स्थिति में भी बेहतर तरीके से निष्पादन करना खर्चे को। अगर मान लीजिए कि किसी वर्ष जो है टैक्स का कलेक्शन कम हुआ या आर्थिक स्थिति खराब रही, तो उस स्थिति में भी अपने बजट को इस तरीके से प्रबंधन करना, खर्च को इस तरीके से प्रबंधन करना कि लचीलापन एक बनाया जा सके राज्य के बजट में, ठीक है। ये इसका लक्ष्य है। दूसरा क्या है कि राष्ट्र की समग्र स्थिरता सुनिश्चित करना। अगर मान लीजिए कि हर राज्य का राजकोषीय स्वास्थ्य बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली राज्य किसी भी देश की जो समग्र स्थिरता है वो एक सुनिश्चित की जा सकेगी। क्योंकि राजकोषीय घाटा क्या होता है, जब हमारा जो है आय से व्यय अधिक हो जाता है, तो मान लीजिए कि आय से व्यय तो अधिक रहेगी, अगर सीमा से अगर ज्यादा पार कर जाता है तो राष्ट्र की स्थिरता प्रभावित हो सकती है। तो अगर राष्ट्र किसी भी राज्य की राजकोषीय स्वास्थ्य को अगर मेंटेन किया जाता है तो कहीं ना कहीं राष्ट्र की समग्र स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सकेगा, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में एक और जो महत्वपूर्ण चीज है वो जान लेते हैं कि रैंकिंग के लिए मानदंड क्या है। यह रिपोर्ट राज्यों को एक समग्र राजकोषीय सूचकांक के आधार पर रैंक प्रदान करती है, जिसमें 5 प्रमुख उप सूचकांक शामिल है। मतलब उप सूचकांक के आधार पर, सूचकांक में उप सूचकांक मतलब जिस स्तर पे इनको जो है प्रदान किया गया है रैंकिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्यय की गुणवत्ता, मतलब किसी राज्य की व्यय की गुणवत्ता क्या है, मतलब अब व्यय तो नहीं है, कुछ ऐसे चीजों पे खर्च कर रही है राज्य कि जिसकी जो क्वालिटी वर्क पे खर्च कर रही हो, ठीक है, वो उस गुणवत्ता को तय करेगी। राजस्व का सृजन, किसी राज्य का जो खर्चा है उस खर्च के माध्यम से वो राजस्व का सृजन कर पा रही है कि नहीं, टैक्स का कलेक्शन सही तरीके से है कि नहीं, रेवेन्यू का सही तरीके से कलेक्शन है कि नहीं, ये भी एक मानदंड है। दूसरा क्या है, राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन अगर किसी राज्य में बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली जो है उसका जो है फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा मेंटेन रहेगा या फिर संतुलित रहेगा। इसलिए राजकोषीय अनुशासन आय और व्यय में संतुलन होने को रहेगा, तभी हम वहां पे राजकोषीय अनुशासन को प्राप्त कर सकते हैं। यह भी एक उप मानदंड है। ऋण का स्तर, किसी राज्य का ऋण का स्तर है, किसी का राज्य का क्या है कि ऋण ही ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं क्या है कि राजकोषीय घाटा फिर बढ़ेगा, तो उसका ऋण के स्तर को भी शामिल किया जाता है। फिर ऋण की स्थिरता, मान लीजिए कि वो ऋण लिया है बट उसका ब्याज ही नहीं चुका पा रहा है या ब्याज चुकाने के बारे में ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो उसकी ऋण की स्थिरता जो है अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ये पांचों जो उप सूचकांक है, उन उप सूचकांकों के आधार पर समग्र राजकोषीय सूचकांक को तैयार किया गया है और इन्हीं को आधार मानकर राज्यों को रैंकिंग प्रदान किया गया है, ठीक है। अब इसमें हम देख पाते हैं फैक्चुअल जानकारी, आप देख लीजिए जैसे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य क्या, ओडिशा। ओडिशा जो है 67.8 के स्कोर के साथ 18 प्रमुख राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य में पहले स्थान पर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और गोवा का स्थान है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो राजकोषीय हेल्थ है उड़ीसा का सबसे बेहतर है, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ का स्थान है, उसके बाद गोवा का स्थान है। मतलब ये 3 राज्य हैं। पहला राज्य है ओडिशा, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, और तीसरा राज्य है गोवा। इन तीनों राज्यों का राजकोषीय हेल्थ या राजकोषीय स्थिरता बेहतर है 18 बड़े राज्यों में, क्योंकि ये सूचकांक जो है भारत के 18 बड़े राज्यों से ही संबंधित है, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे खराब जो प्रदर्शन किए हैं, सबसे जो उनका जो खराब जो निम्न स्तर का प्रदर्शन रहा राजकोषीय अनुशासन में, उनमें पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, केरला है। ये राज्य सबसे खराब प्रदर्शन किए हैं। अब केरला का भी यहाँ पे नाम है, जाहिर सी बात है कि आपको आश्चर्य होगा क्योंकि केरला को अपेक्षाकृत एक अनुशासित राज्य माना जाता है, लेकिन वो राजकोषीय प्रबंधन में फिसड्डी साबित हुआ है, ठीक है। इसलिए उन्हें आकांक्षी
श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है कि ये एस्पिरेशनल स्टेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ राजकोषीय प्रबंधन उतना बेहतर तरीके से नहीं किया गया। जो एस्पिरेशन रखें कि आने वाले समय में अपने देश, अपने राज्य का राजकोषीय हेल्थ सही तरीके से रखेंगे, तो जो इस सूचकांक का जो लक्ष्य है कि राष्ट्र को समग्र रूप से बेहतर बनाना, तो अगर ये बड़े राज्य भी अगर अपने राजकोषीय प्रबंधन को सही तरीके से रखते हैं तो कहीं ना कहीं समग्र रूप से हमारे राष्ट्र का प्रबंधन हो सकेगा राजकोषीय। ठीक है, उसी प्रकार फ्रंट रनर मतलब कि कुछ अपेक्षाकृत ये बेहतर प्रदर्शन किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपको जानने लायक 3 ये राज्यों का नाम है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन है, और ये 3 प्रमुख राज्य हैं जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पे क्रमशः हैं। ठीक है, और इनका स्कोर है क्रमशः 67.8 और 55.2 और 53.6। ठीक है, अब इस टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट हर दूसरे वर्ष जारी की जाएगी। हमने पढ़ाते समय क्या बताया था कि हर वर्ष जारी की जाएगी, यहां दूसरे वर्ष है, इसका मतलब यह कथन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, यह भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करेगा। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य का ही आकलन करेगा, इसलिए रिपोर्ट हर वर्ष जारी की जाएगी। वो उसका कुछ मानदंड है, मानदंड भी है, उस मानदंड व्याख्या में आपको हमने बताया था पढ़ाते समय। यह कथन सही है, इसलिए इसका कथन केवल 2 सही है, इसलिए केवल 2 होगा, आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन। ठीक है, हाल ही में वाणिज्य विभाग भारत सरकार ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन DIA योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के हीरा उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं इस योजना की विशेषता क्या है। इस योजना के तहत 1.4 कैरेट यानी 25 सेंट से कम आकार के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए हुए हीरो का शुल्क मुक्त आयात किया जाएगा। मतलब अगर इस प्रकार के इस 1.4 कैरेट से कम आकार के प्राकृतिक और पॉलिश किए हुए हीरे हैं तो उन पे जो आयात शुल्क कम किया जाएगा या फिर आयात शुल्क मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे हीरो का आयात बढ़ सके। ठीक है, निर्यात पर 10% मूल्य संवर्धन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने ये पॉलिश किए हुए हीरे को आयात किया, फिर इसको जो हम निर्यात करते हैं दूसरे देश में तो उसका 10% मूल्य संवर्धन भी किया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं डायमंड उद्योग को ये बढ़ावा देगा, पुश करेगा, प्रमोट करेगा। ठीक है, उसी तरह वे हीरा निर्यातक जो 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा रखते हैं उन्हें प्रतिवर्ष 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करते हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब जो पहले से ही वो व्यापारी जो हीरा उद्योग में बेहतर स्थान रखते हैं और वो 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का निर्यात करते हैं तो उनको जो है इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा, ताकि और जो है वो इस उद्योग को और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। एक तरह से ये एक इनिशिएटिव योजना है भारत सरकार की। ठीक है, यह योजना बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला जैसे प्राकृतिक हीरा खनन वाले देशों में अपनाई गई नीतियों की तर्ज पर बनाई गई, जहां निर्माताओं को कटाई और पॉलिशिंग सुविधाओं के माध्यम से न्यूनतम मूल्य संवर्धन करना आवश्यक होता है। ठीक है, ये जो हीरा के प्राथमिक रूप से जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके वहां से प्रेरित होकर इसको शुरू किया गया है। योजना के तहत हीरा वर्गीकरण और अर्ध तैयार हीरो की प्रोसेसिंग के लिए अधिक रोजगार सृजित होंगे। ठीक है, यह योजना भारत से कटे और पॉलिश किए हुए हीरो के निर्यात को बढ़ाने में सहायक होगी। मतलब हम अगर आयात करते हैं और आयात करके उसको जो है फिर से उसको जो है और पॉलिश करते हैं और फिर उसको जो हम निर्यात करेंगे तो उसको इस योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, ताकि हीरा उद्योग में रोजगार उत्पन्न हो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देखें, यह 21 जनवरी 2025 को वाणिज्य विभाग सरकार ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन योजना की
शुरुआत की। यह योजना 1 मार्च 2025 से लागू होगी। नहीं, यह योजना 1 अप्रैल से लागू होगी। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से लागू होगी। इस योजना के तहत कैरेट से कम आकार के प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए हुए हीरो का शुल्क मुक्त आयात किया जाएगा। मतलब यह भी सही है। निर्यात पर 10% मूल्य संवर्धन करना अनिवार्य होगा। मतलब तीनों सही है, ए सी डी, केवल बी गलत है क्योंकि इसमें दिया गया है 1 मार्च 2025 को, जबकि 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू होगी, इसलिए उत्तर बी होगा। मतलब स्टेटमेंट बी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा हमारा जो टॉपिक है, रत्नागिरी बौद्ध स्थल। ठीक है, अब देखते हैं ये समाचार में क्यों रहा है। भारतीय पुरातत्व मतलब सर्वेक्षण मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा ओडिशा के जाजपुर जिले के ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल, मतलब आप ध्यान रखिए ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी के बारे में बात नहीं हो रहा है, जाजपुर जिला जो कि उड़ीसा में है, वहां पे एक जगह है रत्नागिरी स्थल पर ताजा खुदाई के दौरान बौद्ध स्थल के अवशेष खोजे गए हैं। मतलब कि वहां पे जो खुदाई हुई जाजपुर जिले के रत्नागिरी स्थल पर, तो वहां पे बौद्ध स्थल के अवशेष खोजे गए हैं। ठीक है, अब रत्नागिरी बौद्ध स्थल के बारे में हम लोग जानते हैं। यह ओडिशा के भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यह उदयगिरी और ललितगिरी के साथ ओडिशा के प्रसिद्ध डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा है। अब यह भी आप लोग जान लीजिए कि ये डायमंड ट्रायंगल उड़ीसा जैसा कि जाना जाता है अपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी, तो ये डायमंड ट्रायंगल भी है वहां पे उदयगिरी और ललितगिरी के साथ है। ठीक है, यह स्थल बिरूपा और ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। अब यह भी आप जान लीजिए कि ब्राह्मणी नदी कहाँ है, भाई उड़ीसा में है। बिरूपा नदी कहाँ है, उड़ीसा है। उसके बीच में एक पहाड़ी स्थल है और उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक उत्खननित बौद्ध स्थल है ये। ठीक है, यह महायान और तंत्रयान जिसको ब्रजयान भी कहते हैं, बौद्ध धर्म का केंद्र था पहले से ही। विशेषज्ञ रत्नागिरी को 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच की अवधि का मानते हैं, जिसमें इसकी निर्माण गतिविधि 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच चरम पर थी। समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, रत्नागिरी प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री हेनसांग, जिन्होंने 638 से 639 ईस्वी ओडिशा का दौरा किया था, ने रत्नागिरी का दौरा किया होगा। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, ओडिशा में बौद्ध धर्म और दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ इसके संबंध। ठीक है, अब ये एक जान लीजिए कि माना जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, और लेकिन युद्ध में हुए रक्तपात से बहुत दुखी होकर उन्होंने अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया। यह भी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ने को मिलता है। बाद में उन्होंने केवल अपने साम्राज्य में बल्कि श्रीलंका के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भी बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद की। जैसा कि अब उसमें हम लोग पढ़े भी हैं कि श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री को भी उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ठीक है, ओडिशा में बौद्ध धर्म विशेष रूप से भौमकारा राजवंश के तहत फला फूला। भौमकारा राजवंश जान लीजिए, पीटी प्रारंभिक परीक्षा का महत्वपूर्ण से यह तथ्य महत्वपूर्ण है, जिसने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में शासन किया। मतलब अशोक ने तो इसकी शुरुआत की, लेकिन वहां जो भौमकारा राजवंश था उसमें इस बौद्ध धर्म को ज्यादा संरक्षण मिला और ज्यादा जो है ये फला फूला ये धर्म। ठीक है, ओडिशा का दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लंबे समय से मजबूत समुद्री और व्यापारिक संबंध रहा है। मतलब समुद्री मतलब समुद्र के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है और इसके अलावा व्यापार भी करता रहा है। इतिहासकारों का कहना है कि काली मिर्च, दालचीनी, रेशम, कपूर, सोना, आभूषण जैसे सामान का प्राचीन कलिंग साम्राज्य जिसको उड़ीसा का प्राचीन समय में कलिंग नाम था, साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच आमतौर पर व्यापार होता था। ठीक है, अरे बात, राज्य में प्रतिवर्ष बाली यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये भी जान लीजिए जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। यह 7 दिवसीय उत्सव है
जो कलिंग और बाली तथा अन्य दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों से जावा, सुमात्रा, बर्नियो, बर्मा, जिसको कि अब म्यांमार कहा जाता है, सिलोन जैसे प्राचीन काल में श्रीलंका का नाम था, के बीच 2000 वर्ष पुराने समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को याद में मनाया जाता है। मतलब कि एक बाली यात्रा भी इसका आयोजन किया जाता है, जिसका ही बहुत ही प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, यह 7 दिवसीय उत्सव है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, इसके बारे में कुछ फैक्चुअल जानकारी आप जान लीजिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। मतलब जो हमारे हेरिटेज हैं, ठीक है, उनसे संबंधित रिसर्च और संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। मतलब एएसआई जो है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो भारत के जो राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान हैं या प्राचीन स्मारक हैं या पुरातात्विक स्थल हैं, उनकी देखरेख भी करता है या रख रखाव भी करता है ये संस्थान। इसके अतिरिक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है। ठीक है, इसको जो पावर कहां से मिलती है, इसको पावर मिलती है प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के तहत। ये उन्हीं के प्रावधानों के तहत इसको ये शक्ति मिली हुई है कि वो ये कार्य करता है। ठीक है, यह पूर्वावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, पीटी में भी पूछ सकता है कि भाई एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस संस्थान, किस भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये आपका आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। यह यूपीएससी के परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, वहां भी यह तथ्य पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे संबंधित जो है क्वेश्चन हम देखते हैं। रत्नागिरी स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यह विरूपा ब्राह्मणी नदियों के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है और ओडिशा का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक उत्खनित बौद्ध स्थल है। सही है, ये पढ़े थे हम लोग। यह उदयगिरी और ललितगिरी के साथ ओडिशा के प्रसिद्ध डायमंड ट्रायंगल का हिस्सा है, ये भी पढ़े थे। यह महायान और तंत्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र नहीं था। ठीक है, ये गलत है, ये केंद्र था। ठीक है, ये गलत है। यह स्थल विरूपा ब्राह्मणी नदियों के बीच पहाड़ी पर स्थित है। ये इसका मतलब इसका आंसर सी होगा। ये महायान तंत्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। आंसर में इसमें ऑप्शन में क्या था, केंद्र नहीं था, इसलिए ये आंसर होगा क्योंकि यह तथ्य गलत है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कलारीपयट्टू। ठीक है, ये एक जो है मार्शल आर्ट है जो कि केरला में इसका उत्पत्ति हुआ था और ये क्यों चर्चा में हम देखते हैं। ठीक है, कलारीपट्टू को 38वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। हालांकि इसको लेकर अभी थोड़ा सा विवाद भी हुआ है, हम उस विवाद में खैर नहीं जाएंगे। और 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो होगा वो 28 जनवरी से उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो है न्यूज में है क्योंकि ये राष्ट्रीय खेल में इसको शामिल किया गया। शामिल करने में थोड़ा सा जो है राजनीतिक मनमुटाव भी हुआ, राजनीतिक टकराव भी हुआ है, लेकिन हम उस विवाद में नहीं जाएंगे। हम ये समझेंगे कि ये कलारीपयट्टू है क्या और इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कलारीपयट्टू के बारे में हम जानते हैं। यह मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित दुनिया के सबसे पुराने और सबसे वैज्ञानिक मार्शल आर्ट के रूपों में से एक है। मतलब एक मार्शल आर्ट ही है, ये मार्शल आर्ट का एक प्रतिरूप है या मार्शल आर्ट के समरूप है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि केरला में उसकी उत्पत्ति हुई थी। मिथकों के अनुसार योद्धा ऋषि परशुराम को कलारीपयट्टू की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, मिथकों में है या हमारे उसमें है। कलारीपयट्टू शब्द को 2 मलयालम शब्दों का संयोजन है। कलारी जिसका अर्थ है प्रशिक्षण मैदान और पयट्टू का अर्थ है मार्शल आर्ट
का परीक्षण, मतलब कलारी का मतलब है प्रशिक्षण मैदान और पैराटट्टू का मतलब है मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। ठीक है, इस मार्शल आर्ट को 2009 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है आईएएस के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीसीएस के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसमें आप फिर से एक बार देख लीजिए कि इस मार्शल आर्ट को 2009 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, मार्शल आर्ट के 4 चरण शामिल हैं इसमें। मैप टैटू या शारीरिक कंडीशनिंग का चरण है, जहां व्यक्ति को लड़ाई के लिए अपने शरीर को तैयार करना सिखाया जाता है। ठीक है, कोलथारी, दूसरे चरण में व्यक्ति को लकड़ी के हथियारों की मदद से हमला करना और आत्मरक्षा करना सिखाया जाता है। ये 4 चरण है इसमें। अंगधारी, इस चरण में व्यक्ति के द्वारा लकड़ी के हथियारों से लड़ने के डर पर काबू पाने के बाद नुकीली धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार जो है चौथा है बेरुमकाई। इस चरण में छात्रों को शरीर की शारीरिक रचना दिखाने के लिए शोध आधारित नंगे हाथों से लड़ाई पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को यह बताना है कि वे किन बिंदुओं पर वार कर सकते हैं और किन पर नहीं। ठीक है, ये 4 चरणों को आप देखें, चारों को समझे आप। ठीक है, इन चारों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार के मार्शल आर्ट में पारंगत हो सकता है, पारंगत होके वो आत्मरक्षा भी कर सकता है। अब इसका हम लोग एक से संबंधित एक क्वेश्चन है, कलारी पट्टू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कलारी पट्टू को 2009 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में जोड़ा गया था। सही है। ठीक है, दूसरा है इसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। यह भी सही है, हम लोगों ने देखा पढ़ते हुए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब दोनों सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 टॉपिक देखा, चारों टॉपिक से संबंधित एक एक क्वेश्चन देखा। मेरे ख्याल से चारों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर्स का जो ये क्लास था वो समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।